इकोफेमिनिज्म इकोफेमिनिज्म बेसिकली नारीवाद की जो तीसरी वेव थी, उसकी 3 वेव्स थी, 3 चरणों में नारीवाद हमें मिलता है। तो उसकी तीसरी वेव जो 60-70 के दशक से शुरू होती है, उसमें हमारे सामने इकोफेमिनिज्म आता है। इकोफेमिनिज्म नारीवाद की पुरानी वेव से अलग इस कॉन्टेक्स्ट में है कि इकोफेमिनिज्म की पुरानी जो वेव्स थी वो नारी के लिबरेशन, उसके सेक्स, उसकी फ्रीडम ऑफ चॉइस, उसके प्रॉपर्टी राइट्स, उसकी आइडेंटिटी के संदर्भ में क्वेश्चन उठाती है, समाज व्यवस्था को बदलने की बात करती है। पर इकोफेमिनिज्म बेसिकली जो 70s के दशक में जो इन्वायरमेंटल कंसर्न उभर कर सामने आए थे और पोस्ट मॉडर्निज्म जो हमारे सामने था, जो कि मॉडर्निटी के कॉन्सिक्वेंसेस को पॉइंट आउट कर रहा था, उसकी एक इकट्ठी शादी से, एक इकट्ठी वेडिंग जो उनकी हुई उन 3-4 विचारों की, उससे इकोफेमिनिज्म का जन्म होता है। बेसिकली मॉडर्निटी का जो क्रिटिक पोस्ट मॉडर्निज्म खड़ा करता है, उसमें ये दिखता है कि जो मॉडर्न साइंस है, वो भी वैल्यू न्यूट्रल नहीं रही। फ्रांसिस बेकन जैसे बंदे जिन्होंने कहा नॉलेज इज़ पावर, नॉलेज पावर है और उसको फिर मानव हार्नेस करेगा नेचर पर कंट्रोल करने के लिए। बेसिकली यूरोपियन एनलाइटनमेंट जो पुनर्जागरण जो वहाँ से आया, वो इसी बेसिस को लेकर आया कि मानव को हमें प्रकृति से इंडिपेंडेंट करना है, उसे सक्षम बनाना है, और सक्षम बनने पर मानव के पास ज्ञान है तो वो उसका प्रकृति के संसाधनों का दोहन करेगा स्वयं को आगे बढ़ाने के लिए, और ऐसा ही मानव ने किया। तो इको फेमिनिस्ट सबसे पहले मॉडर्निटी से जो एक नॉलेज की और साइंस की जो एक पुरुष प्रधान सोच सामने आती है, जो कि रैशनैलिटी का प्रयोग करके प्रकृति का सिर्फ दोहन करना चाहता है, उसके साथ कोई इंटरेक्शन करके कोई बराबरी का रिश्ता या कोई इकोलॉजिकली सेंसिटिव रिश्ता या प्रकृति के सस्टेनेंस पर आधारित रिश्ता, रिसिप्रोसिटी, विशेषकर लेन देन पर आधारित रिश्ता ना बना करके मास्टर और स्लेव, जो कि एक पुरुष और एक औरत के बीच में जो रिश्ता है पावर का, वो बनाना चाहता है। तो पहले वो यहाँ से शुरू करते हैं। उसके बाद वो बोलते हैं कि जो नारी के जो गुण हैं, वो प्रकृति के गुण दोनों सेम है, दोनों जीवनदायी हैं, दोनों कॉपरेशन पे विश्वास करती है, ना कि सप्रेशन पर, और दोनों को मानवता में अभी तक पुरुषों के द्वारा यूज वैल्यू के रूप में देखा गया, ना कि लास्ट वैल्यू के रूप में या लक्ष्य के रूप में, साधन के रूप में उनका प्रयोग किया गया। तो ज़रूरी है कि अब मानव के विकास का जो चिंतन है वो नारीवादी चिंतन से किया जाए। इस और क्योंकि अक्सर ये होता है जब नेचर का विनाश होता है तो नारियों को भी इसकी कीमत देनी पड़ती, ज़्यादा कीमत देनी पड़ती, जबकि इसके मूल रूप में मूल जो विनाशकारी जो शक्तियाँ हैं वो पुरुष प्रधान रही। तो इस सोच को लेकर के इको फेमिनिस्ट आगे बढ़ती है, और बहुत सी इको फेमिनिस्ट रही हैं, अलग अलग उनके नाम हैं। 2 मुझे याद आ रहे, एक मारिया मीज़ और एक भारत की वंदना शिवा, और भी बहुत सी यूरोप की, इन मूल की, अमेरिकन मूल की महिलाएं हैं जो कि इको फेमिनिज्म के पर्सपेक्टिव्स को आगे रखती है। तो बेसिकली ये नारीवाद और पर्यावरण संरक्षणवाद को दोनों को साथ में लेकर के आगे चलने का एक आंदोलन है। इसमें अगर देखा जाए तो वो एग्जाम्पल देते हैं उनके वर्क से, देखें कि किस तरह से आज औरतों जो बच्चा पैदा करती है वो औरत स्वयं करती है, पर आज की मेडिकल साइंस में ऐसे सिखाया जा रहा है कि माँ के पेट में बच्चा एक समस्या है, उसको डॉक्टर निकाल के देगा, डॉक्टर के बिना वो बच्चा निकल ही नहीं सकता, क्योंकि सदियों से निकला, पर अब बिना डॉक्टर के वो बच्चा निकल नहीं सकता, और कोशिश हो तो चीरा भी लगा के उसको निकाला जाए। तो औरतों की जो वूम्स थी वो भी अब डिपेंडेंट हो गई है मॉडर्न एक्सपर्ट्स और डॉक्टर के हाथ में। उसी तरह से जो हमारी प्रकृति है, वंदना शिवा कहती है या मारिया मीज़ भी कहती हैं, वे अपने आप में सक्षम नहीं है उत्पादन करने में, उसको केमिकल की ज़रूरत है, उसको फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है, उसको एग्रो साइंटिस्ट की ज़रूरत है जो कि अल्टीमेटली जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स भी यूज़ कर सके, वाटर इंटेंसिव क्रॉप यूज़ कर सके और फिर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाए, और अल्टीमेट गोल है प्रोडक्टिविटी बढ़नी चाहिए।
चाहे वो प्रोडक्टिविटी सस्टेनेबल हो या ना हो, और वो जो प्रोड्यूस तैयार हुआ है वो लाभदायक हो या ना हो। भारत का ग्रीन रेवोल्यूशन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, ऐसा कहती है वंदना शिवा, कि किस तरह से प्रोडक्टिविटी के नाम पर एक तो एक्सेस एनर्जी का यूज़ किया गया, एक्सेस वाटर का यूज़ किया गया, और जो फाइनल प्रोडक्ट बनकर भी आ रहा है वो पोषक नहीं है, और मज़े की बात है खेती की कॉस्ट भी बढ़ रही है और किसान सुसाइड कर रहे हैं, और अल्टीमेटली लैंड भी वो बैरन हो जाएगा। तो ये बात करती है इको फेमिनिज्म। एक उदाहरण देकर मैंने आपको समझाने की कोशिश की। अब देखिए किस तरह से बोलते हैं, अब ये जो बड़ी-बड़ी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस हैं जो कि बीज बनाती हैं, मोंसैटो है, कैरगिल है, जो फार्म उसमें है, ये अब बीज की जो नेचुरल जो पैदा करने की जो क्षमता बीज की है, जो सदियों से पूर्वजों ने, किसानों ने बचा करके सांझी धरोहर के रूप में लाया है, आज ये बायोटेक्नोलॉजी की फर्में उस पर कब्जा करके उस पे पेटेंट बना करके कुछ जीन उसमें मिक्स करके उसकी मालिक बन जाती हैं और किसानों को उनके सदियों से चले आने वाले हक से वंचित कर देती हैं। और अब खेती के प्रोसेस को ही पूरी तरह से प्रॉफिट के बेस पर ये बड़ी-बड़ी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस जो कि बायोटेक की फील्ड में काम करती हैं, कंट्रोल करना चाहती हैं सीड्स के माध्यम से। पेस्टिसाइड से तो ये कर ही रही हैं, सीड्स के माध्यम से प्रोडक्शन के पहली कड़ी में भी ये घुसना चाहती हैं। तो इस सब से नेचर का विनाश होता है, नारी का विनाश होता है, और पूरे राष्ट्र और सभ्यता का भी विनाश होता है, और प्रकृति की, धरती माँ की जो एक सस्टेनेबिलिटी है उसको भी हम खराब करते हैं। और इको फेमिनिस्ट बेसिकली 2-3 हाइपोथेसिस भी देते हैं जिसको आजकल हम यूज़ करते हैं। एक है गाया हाइपोथेसिस। गाया का हाइपोथेसिस का अर्थ है कि पूरी पृथ्वी जो है एक जीवित ऑर्गेनिज्म के रूप में है, जिसमें कि जिन चीज़ों को हम निर्जीव बोलते हैं और जिनको जीव बोलते हैं उनके बीच में एक बड़ा सुंदर इंटरेक्शन होता है, और उनके मेल से पृथ्वी चलती है। और एक और है डीप इकोलॉजी या डीप कुछ इस तरह का एक और कॉन्सेप्ट भी इन्होंने दिया है। और तीसरा एक और ट्रांसफॉर्मेटिव फेमिनिज्म या कुछ इस तरह का एक और कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया है। तो बेसिकली इको फेमिनिज्म पर्यावरण, नारी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट और मॉडर्निटी से जो एक मैन इज़ द मास्टर ऑफ एवरीथिंग वाली जो जो एक साइकोलॉजी आई है उसके खिलाफ। और जैसे वंदना शिवा कहती है अर्थ डेमोक्रेसी की बात करता है, इसमें ना केवल मानव बल्कि पेड़ पौधे, जंतु और अमीर गरीब सबके लिए स्पेस और सस्टेनेबिलिटी वहाँ हो। ये बात करता है हमारा इको फेमिनिज्म। थैंक यू।